Good morning, class 10th. This is Divya Jyoti Srivastav, and we were studying economics first chapter development. देखिए डेवलपमेंट में हमने लास्ट चीज़ नेशनल डेवलपमेंट पढ़ी थी। नेशनल डेवलपमेंट पढ़ लिया था कि डेवलपमेंट जब किसी एक के लिए होती है तो वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होती है, लेकिन जब डेवलपमेंट पूरी कंट्री के लिए होती है तो वो नेशनल डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। हम कहते हैं कि हमारे से बड़े 6 और देश हैं, ठीक है, और या फिर हमारे से अधिक ज़्यादा डेवलप्ड और देश हैं। क्राइटेरिया क्या है ये फाइंड आउट करने का, मतलब हम दो देशों को या दो राज्यों को कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, उनकी तुलना कैसे करते हैं। तो देखिए, यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, हम क्या करते हैं, दो आदमियों की या दो देशों की या दो राज्यों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ते हैं, ठीक है, जो उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं उसको पकड़ते हैं और फिर दोनों का कंपैरिजन करते हैं। वो क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। और ये करने के लिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या हो सकता है कि दोनों कंट्रीज़ की इनकम को देख लिया जाए। मतलब कि अमेरिका में पर कैपिटा इनकम कितनी है, पर कैपिटा का मतलब कि पर हेड इनकम, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, ठीक है, और इंडिया में पर कैपिटा एवरेज इनकम कितनी है, ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति की एवरेज इनकम कितनी है, ठीक है। तो उसको हम कर सकते हैं ना, जैसे अगर दो लोगों की कंपैरिजन करनी हो तो हम पूछेंगे भैया बता दो तुम्हारी सैलरी कितनी है और तुम्हारी सैलरी कितनी है। तो दोनों में से जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी वो डेवलप्ड होगा, है ना, सेटल्ड होगा। उसी तरह से दो कंट्रीज़ में रह रहे लोगों की पर कैपिटा इनकम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि एवरेज इनकम निकलता कैसे है। ठीक है, देखिए एवरेज इनकम को निकालने का फॉर्मूला मैंने रखा है, आपको इधर दिया भी है, आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब पूरे देश की जो इनकम है उसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, एक चीज़ जान ली हमने कि इनकम हो सकती है क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है, दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है लैंड मास, ठीक है, एरिया। एक एरिया के अकॉर्डिंग, है ना, एरिया के अकॉर्डिंग हम आपको मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ या दोनों स्टेट्स में से कौन डेवलप्ड है, ठीक है, या टेक्नोलॉजीज़ के बेस पे हम वो कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा डेवलप है। या लिटरेसी रेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पहला ये कि इंडिया से बड़े कितने देश हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया के बेसिस पे इंडिया से बड़े कितने देश हैं, ये आपने 9th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगी या तो भी दे देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में किस स्टेट की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया। कंपैरिजन किस किस क्राइटेरिया पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजीज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ठीक है, देखिए अब इनकम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल 1.3 जो दिया है, पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्ट स्टेट्स, ये 3 स्टेट्स के नाम इधर दिए हैं और उनका पर कैपिटा इनकम दिया है रुपीज़ में। पर कैपिटा इनकम मतलब पर हेड इनकम हरियाणा में 1,62,034 रुपीज़ है, केरला में 1,40,190 रुपीज़ है और बिहार में 31,454 पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, देखिए वी फाइंड दैट
Of the three, Haryana was the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average, a person in Haryana earned rupees 1,62,034 in 1 year, whereas on an average, a person in Bihar earned only around 31,454 rupees. देखिए, हमने जो टेबल अभी देखा उससे हम लोगों को ये पता चल गया कि हरियाणा में क्या है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे एक आदमी की इनकम एक साल की 1,62,034 रुपये है। देखिए, ये एवरेज इनकम होता है, ठीक है, ये किसी का स्पेसिफिकली इनकम नहीं होता है, ये एवरेज इनकम होता है। और उसके बाद सबसे कम बिहार का है, पूरे साल में 31,454 रुपये, ठीक है। तो ये हमने देखा। So if per capita income were to be used as the measure of the development, Haryana will be considered the most development and Bihar the least development state of the three. तो अब अगर हम ये देखें कि तीनों में से सबसे ज़्यादा विकसित राज्य कौन सा है, तो हम अब आसानी से कह सकते हैं कि तीनों में से सबसे ज़्यादा विकसित राज्य हरियाणा है और सबसे ज़्यादा कम विकसित राज्य सबसे कम डेवलप्ड स्टेट कौन सा है, बिहार है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा इधर। It is nearly 70 years after independence when our metro cities are full of high-rise building and shopping malls. The problem does not end with infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read. What are you reading now? अभी देखो, इधर टेबल 1.4 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, लिटरेसी रेट आपको दे रखी है, ठीक है। अब देखो, एक जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, है ना। तो देखो, हरियाणा की लिटरेसी रेट दी हुई है 82% 2011 की, केरला की लिटरेसी रेट दी हुई है 94% और बिहार की लिटरेसी रेट दी हुई है 62%, ठीक है। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है पर 1000 लाइव बर्थ। इसका मतलब होता है कि पर 1000 बच्चों में इतने बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। हरियाणा में 1000 बच्चों पे 33 बच्चे मर जाते हैं, केरला में 10 और बिहार में 38, ठीक है। ये देखिए, 100 बच्चों में से हरियाणा में 61 बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, स्कूल में अटेंडेंस देते हैं, ठीक है। 83 केरला में और 43 बिहार में। इतना आपको ये चार्ट समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा पब्लिक फैसिलिटीज़ देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके जेब में पैसा है या आपके पास पैसा है तो आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। या जो चीज़ें आपको एक सेटल्ड वेल लाइफ सरवाइव करने के लिए ज़रूरी हैं वो आपको पैसा नहीं दिला सकता। एग्ज़ाम्पल दूँ, एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इन्वायरमेंट, एक फ्रेश इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है। पैसे से आप हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं ग्रो अप कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अवेयरनेस लानी होगी। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, पॉल्यूशन को रोकना होगा, ठीक है। देखिए, दिया भी है, इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट indicator of material good and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has all the things. Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community take preventive steps. देखिए, 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला,
कि आपको पैसे से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिल सकता है, उसके लिए आपको अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, पैसे से आप इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को नहीं रोक सकते हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आसपास गंदगी ना होने दें, उसका ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, ठीक है, प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाएं, ठीक है। तो ये सारे हो गए पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए जो भी रिसोर्सेज का हम आज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जब उसको हम बहुत आराम से यूज़ करते हैं, मतलब ये प्रेशर नहीं होता है कि फ्यूचर में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज हम यूज़ कर ले रहे हैं तो फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में नहीं मिलेगा हमको, ठीक है, मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो फ्यूचर के लिए भी क्या है, एनफ है, ठीक है, या फ्यूचर में हमको मिलेंगे, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वही होते हैं सस्टेनेबल रिसोर्सेज, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। Groundwater is an example of renewable resources. These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. देखिए ग्राउंड वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, रिन्यू हो जाता है भाई, पानी हम थोड़ी डालते हैं, रिन्यू हो जाता है ना। तो क्या है, हम अभी पानी यूज़ करते समय ये थोड़ी सोचते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में मिलेगा नहीं, हालांकि एक थ्रेट बना हुआ है, पानी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। In the case of groundwater, if use more than what is being replenished by rain, then we would overusing this resource. हाँ, अब अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हैं तो मतलब हम उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है वो आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे मिलेंगे, आपको पता है, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, और जो दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे।